आज का सबसे पहला रिपोर्ट हमारा ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और ये जो आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, ये रिपोर्ट आप किसी महिला के साथ शेयर नहीं करेंगे। दिस इज ओनली फॉर यूर इंफॉर्मेशन। आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज हम किसी महिला को इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बताएंगे। हेमंत सर क्या बोला? यस सर। ये हमारी अंदरूनी जानकारी के लिए है, ताकि हमें पता रहे कि ये चीजें होती क्या है। अगर कोई महिला बहुत प्रेशराइज करती है या आपके सर्कल में, तो आप उसको ये बता भी सकते हैं, लेकिन सबको बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद मैच ना करें, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। हमें कंफ्यूजन में कोई काम नहीं करना है। सबसे पहला रिपोर्ट जो हमें मिलता है यहाँ पे, वो सर मिलता है, नॉलेज नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के लिए हाँ रखने के जी, लिए। हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कॉफिशिएंट। हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कॉफिशिएंट। और हमने बात किया था हाइपरप्लेशिया। हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ। किसका ग्रोथ? मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो ब्रेस्ट के अंदर सेल्स होती हैं, उन सेल्स का अगर ग्रोथ बढ़ जाए, दैट कैन कॉज हाइपरप्लेशिया। उसमें क्या होता है? उसमें ब्रेस्ट के अंदर कोई सूजन या गांठें बन जाती हैं। तो ब्रेस्ट के अंदर, महिलाओं के अंदर सूजन या गांठ बन रही है, और ये गांठ, सुनिए ध्यान से, ये गांठ कैंसर वाली गांठ नहीं होती। दिस इज नॉट कैंसरस। ये क्या है? सिंपली एक सेल्स का ओवर ग्रोथ है। और ये बहुत कॉमन महिला को हो जाता है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं कि जब महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर अगर कुछ गांठें बन जाएं, कुछ हाइपरप्लेशिया हो जाए सेल्स का, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कॉफिशिएंट। सेकंड रिपोर्ट में मिलता है, दैट इज एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। एक्यूट मतलब एकदम से, जो एकदम से कोई चीज हो जाती है। मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट मतलब, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि महिलाओं के अंदर कभी अगर एकदम से कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए। कौन सा इंफेक्शन सर? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए, और महिलाओं के निप्पल्स के माध्यम से वो बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाए, तो उसमें क्या होता है? ब्रेस्ट के अंदर बन जाती है पस। क्या बन जाती है सर? बस। एंड दैट इज कॉल्ड एक्यूट मस्टाइटिस कॉफिशिएंट। तो जिस महिला का एक्यूट मस्टाइटिस कॉफिशिएंट ज्यादा आता है, तो इंडिकेट करता है कि उसको ब्रेस्ट में कोई ना कोई इंफेक्शन हो सकता है। हेमंत सर क्लियर? क्लियर सर। ये क्या होता है? बैक्टीरिया जब निप्पल्स के माध्यम से ब्रेस्ट में घुस जाते हैं, दैट कैन कॉज पस इन द ब्रेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एक्यूट मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। तीसरा जो हमें रिपोर्ट मिलता है, दैट इज क्रोनिक मैसेटाइटिस कॉफिशिएंट। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, और ये जो प्रॉब्लम है महिलाओं को, ये होता है इन देयर 40s। कौन सी एज में सर? 30। 45 से लेके 40 के बीच में ये प्रॉब्लम होता है। क्या? कि महिलाओं को कभी कभी जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर पस बन जाता है, या कोई ना कोई ओवर ग्रोथ हो जाती है। और ये पस ओवर ग्रोथ क्या है? इट्स जस्ट ए इंफेक्शन। ये कोई कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होता। चौथा जो रिपोर्ट हमें मिलता है, दैट इज एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट। एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट। और ये क्या है? अगर ब्रेस्ट के अंदर जो एंडोक्राइंस हैं या जो ग्लैंड्स हैं, अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए, ज्यादा काम करना शुरू कर दें, उससे क्या होता है? उससे हो जाता है डिस्क्रेशिया। क्या हो जाता है सर? डिस्क्रेशिया। ये किससे क्या होता है? इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, डिस्क्रेशिया को कंट्रोल ना करें, तो इससे हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। क्या हो जाता है सर? ब्रेस्ट कैंसर। तो किसी महिला का अगर आप जांच करते हैं, वैसे बताना नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी अगर इसका वैल्यू ज्यादा आता है, इंडिकेट करता है कि उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। क्योंकि जब डिस्क्रेशिया होता है, तो क्या होता है? डिस्क्रेशिया की वजह से टीएनएफ का ग्रोथ बढ़ जाता है। किसका ग्रोथ बढ़ जाता है सर? टी टीओ ग्रुप बन जाता है। टीएनएफ। टीएनएफ का ग्रोथ बढ़ जाता है। टीएनएफ को बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और वो जब बढ़ता है तो क्या इंडिकेट करता है? कि कहीं ना कहीं कैंसर सेल बन रही है, इससे उसकी मात्रा बढ़ गई है। तो अगर किसी का एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट ज्यादा आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसको ये प्रॉब्लम, कैंसर वाला प्रॉब्लम शायद हो सकता है, लेकिन हमें बताना नहीं है। नेक्स्ट, फेब्रोडिमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। ये क्या है? आपने कई बार नोटिस किया होगा कि महिलाएं बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? कि जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर फिब्रॉइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर? स्क्रोल बन जाते हैं। फिब्रॉइड्स मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और जो गांठें होती हैं
वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, अगर उनको दबाया जाए तो वो स्किन के अंदर घुस जाती हैं और दिखाई भी या नजर भी नहीं आती और महसूस भी नहीं होती। एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड फिब्रोडिनिमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट। इससे क्या होता है, अगेन दिस इज नॉट कैंसर, ये कैंसरस नहीं होती, लेकिन क्या होता है, इससे हल्का फुल्का पेन महिलाओं की ब्रेस्ट के अंदर हो सकता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और जब इनको टच करते हैं तो ये अंदर स्किन में घुस जाती हैं और दिखाई भी या महसूस भी नहीं होती। क्लियर सर जी? तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, और सर वो ये मैं पूछना चाहूंगा, मतलब पेन हाँ जी अमित जी। ये कि वो अपन उसको कैंसर माने? नहीं सर, 20% चांस होते हैं कैंसर होने के। 80% जो ब्रेस्ट के अंदर गांठें बनती है ना, वो होती हैं या तो इन्फेक्शन या ओवरग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स सेल। और उस ओके ओवरग्रोथ को अगर हमें रोकना है, कंट्रोल करना है, तो हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, नोनी ओके जूस, गैनोडर्मा प्लस टैबलेट और गोल्ड तुलसी देंगे तो जो गांठें बनी है वो डाइल्यूट भी हो जाती हैं। ठीक है मन जी? पस के लिए जैसे मैंने सिल्वर प्लस दिया सर, रिजल्ट सिल्वर पस प्लस। मतलब इन्फेक्शन सर, मैंने बताया ना, एक्यूट मास्टाइटिस क्या है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो पस बनेगा तो मतलब इन्फेक्शन है, सिल्वर पस दे दो, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। सर हेमंत जी क्लियर? हेमंत सर सुन पा रहे बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल क्लियर सर। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। ये ओवरव्यू के लिए, बस आप लीडर्स के लिए। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिलाओं का जो एमसीज का होता है उसकी साइकिल कैसे प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही है, वो हम यहाँ से इंडिकेशन ले सकते हैं। और सबसे पहला जो रिपोर्ट आता है वो आता है बीटा हार्मोन। क्या आता है सर? बीटा हार्मोन। और बीटा हार्मोन क्या है? बीटा हार्मोन आप इसको बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलते हैं इसको इस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं सर? इस्ट्राडायोल। इस्ट्राडायोल। और ये क्या होता है कि जब महिलाओं के अंदर बीटा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, उससे उनको एमसीज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। एमसीज इरेगुलर या प्रभावित हो सकती हैं, ब्लीडिंग पेन ज्यादा हो सकता है। और जब बीटा हार्मोन बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ओवुलेशन ओवुलेशन प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित होता है सर? ओव्यूलेशन, यानी अंडा बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, अगर बीटा हार्मोन्स की ग्रोथ या मात्रा बढ़ जाए। लेकिन अगर बीटा हार्मोन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम आए तो उससे क्या होगा, उससे अंडा शायद बनेगा ही नहीं। और दोनों केस में क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगा और एमसीज भी प्रॉपर नहीं रहेगा, डिस्चार्जिंग ज्यादा हो सकता है, या एमसी जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिले भी हो सकती हैं, टाइमिंग उनका ऊपर नीचे हो सकता है। हेमंत सर यस। क्लियर या कुछ दोबारा बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, एक बार रिपीट कर देंगे तो ये मैटर बहुत देखिए सर, बीटा हार्मोन क्या है? बीटा हार्मोन महिलाओं के हार्मोन से, इसको बोलते हैं ईस्ट्राडायोल। ये क्या करते हैं, ये महिलाओं के अंदर ओवुलेशन को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अगर इसकी मात्रा सही बनती रहे तो अंडा अच्छे से बनता रहेगा। लेकिन अगर बीटा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, ओवुलेशन प्रभावित हो जाता है, अंडा प्रॉपरली नहीं बनता। लेकिन अगर बीटा हार्मोन कम हो जाए तो अंडा शायद बिल्कुल ही ना बने। और दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस अगर हो जाते हैं, अप हो जाए डाउन हो जाए, तो अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकता है, कंसीविंग शायद ना हो पाए। उसके साथ साथ जो एमसीज का टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। कभी एमसी 20 दिन में आ जाएगा, कभी 40 दिन में आएगा, कभी 60 दिन में आएगा, कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं, अगर बीटा हार्मोन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाए। हेमंत सर अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तो ठीक सर है लाइफ स्टाइल एक तरह से हो गया कि आपके लाइफ स्टाइल या सर, इन्फेक्शन जो बता। हार्मोन्स के होता है बेसिकली, ये बीटा हार्मोन इसलिए नाम दिया गया है, वो हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्राडायोल। जब वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एमसीज का जो टाइमिंग है वो प्रभावित हो जाता है और अंडा बनना, शायद अंडा बनता नहीं है, या उसकी जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और कंसीविंग भी नहीं हो पाती। ठीक है सर? ओके। नेक्स्ट जो रिपोर्ट हमारे पास है दैट इज रिफ्लेक्ट प्रोटीन। क्या है सर? रिफ्लेक्ट प्रोटीन।
रिफ्लेक्ट प्रोटीन, और ये ना बेसिकली, ये आपके लिए बता रहा हूं, सबके ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्ट प्रोटीन आप किसी को बताएंगे नहीं, ये किसी को बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। अगर किसी महिला को गर्भवती होना है तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, तो मतलब वो गर्भवती हो सकती है। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट प्रोटीन कम बनेगा तो उसको क्या होगा, कंसीव करने में प्रॉब्लम रहेगा। और जो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट प्रोटीन की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्या हो जाता है सर? बढ़ जाती है। रिफ्लेक्ट प्रोटीन किसी को बताना नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ है। अगर किसी महिला के अंदर रिफ्लेक्ट प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, वो ज्यादा बनता है, तो उसको कंसीविंग करने में आसानी रहेगी। लेकिन जिस महिला को रिफ्लेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है या कम बनता है, तो उसको क्या होगा, कंसीविंग करने में दिक्कत रहेगी, गर्भधारण करने में उसको समस्याएं हो सकती हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा होती भी हैं। ठीक है सर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बता सकते हैं आप, दैट इज फिब्रिनोजन। क्या है सर? फिब्रिलोजेन। फिब्रिनोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत आपको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या होता है। ये फिब्रिनोजन बनता है हमारे लिवर में। कहां बनता है सर? लीवर में। ये हमारे महिलाओं के लिवर के अंदर बनता है। और ये क्या करता है? ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्या करता है सर? ये ब्लड को क्लोट करने में हेल्प क्लॉट करता है। मतलब उसको जमाने में हेल्प करता है। तो जिस महिला के अंदर फिब्रिनोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, खून ज्यादा क्लॉट हो जाएगा। इसमें इससे क्या होगा, एमसीएच के दौरान ब्लीडिंग बहुत ही कम होगी। सर कुछ समझ पाए हेमंत सर? जी। फिब्रिनोजन कम होगा तो क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगा, और क्लॉटिंग जल्दी होगा तो ब्लड का फ्लो बहुत ही कम होगा। और अगर फिब्रिनोजन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, क्लॉटिंग होने में डिले होगी और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिब्रिनोजन क्या करता है, ये बेसिकली एमसीएच के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ताकि ब्लीडिंग ना ज्यादा हो और ना ही कम हो। अगर फिब्रिनोजन कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, और ज्यादा है तो ब्लीडिंग कम होगी। उल्टा होता है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी आती है तो ब्लीडिंग कम कम होगी, और ये कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और दोनों केस में क्या होगा, एमसीज इरेगुलर हो जाएगी, उसमें में बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी, और ब्लड का लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हेमंत सर क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, कम अगर ब्लड, नेचुरल बात है, पतला होगा तो वो ज्यादा होगा ब्लीडिंग। अगर फिब्रिनोजन कम है मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अगर जमने फिब्रिनोजन की क्षमता ज्यादा अगर है ज्यादा तो होगी तो ब्लीडिंग कम होगी, कम। और ब्लीडिंग ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए, ताकि एमसी साइकिल प्रॉपरली अपना काम करती रहे। लेकिन अगर कम ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम महिलाओं को, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हो सकती है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है सर? हेमंत सर कुछ सवाल इसमें नहीं सर, कुछ सवाल नहीं। क्लियर हो गया सर? पक्का? बिल्कुल प्रॉपर बड़ा तरह बड़ा से। सिंपल है सर। नेक्स्ट आता हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। बात करें स्पेशली सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन क्या होता है सर? सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट्स बन जाना, यानी जम जाना। क्या हो जाना सर? जम जाना। देख सिंपल आपको बताता हूं। अगर मैं आपको दूं सर एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब समझते हैं? HU। टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब। वो ओके। केमिस्ट्री लैब वाली हाँ हाँ। शीशे की ट्यूब। अगर उस ट्यूब के अंदर मैं आपको पानी भर के दे दूं और आपको बोलूं कि इस पानी के अंदर डाल दीजिए बालू, क्या डाल दीजिए सर? बालू। तो 5 मिनट बाद क्या होगा, बालू नीचे जम जाएगा सारा का सारा। बिल्कुल नीचे जाएगा। जाएगा ना सर? वो बालू का नीचे जमना कहलाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है? ओके, सेडिमेशन रेट। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड होता है, महिलाओं का हो या पुरुष का हो, जो ब्लड होता है, उस ब्लड को जब टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डाला जाता है, और वो डालने के बाद वो कितना जल्दी उसका जो पार्ट है वो नीचे जम जाता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन रेट। और जब भी किसी महिला को या पुरुष को सेडिमेंटेशन रेट जल्दी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी वो ज्यादा जल्दी नीचे जम जाता है हमारा खून, तो वो इंडिकेट करता है कि उस महिला के अंदर
उस पुरुष के अंदर ब्लड इन्फेक्शन या चेस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। क्या हो चुका है सर? चेस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। चेस्ट में, और महिला है तो उसको वेजाइना में इन्फेक्शन हो चुका है। उससे क्या होता है? उससे ल्यूकोरिया प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो अगर सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा है तो क्या होगा? मतलब खून जल्दी नीचे जमेगा। दैट क्या दिखाता है वो? दैट रिप्रेजेंट कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर बात करें किसी का सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बढ़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्या है सर ये? खतरे की घंटी। क्यों? क्योंकि अगर सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? उससे कैंसर भी हो जाता है। क्या हो जाता है सर? कैंसर भी हो जाता है। हाँ जी, होता है। क्योंकि जब कैंसर का जो जांच होता है ना, कैंसर जांच के अंदर सबसे पहले जो ब्लड सैंपल जाता है उसके अंदर क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन जांच करते हैं। और साइंस की भाषा में जो जांच करते हैं ना, उस टेस्ट को बोलते हैं ESR। सुना होगा आप लोगों ने। ESR। हाँ जी, वो होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज। आरबीसीज कितना जल्दी सेडिमेंट होकर नीचे जम जाती हैं, लग हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ESR। और ESR ज्यादा है तो मतलब बॉडी में क्या है सर? इन्फेक्शन है, चाहे बढ़ वो गया। ब्लड के अंदर हो, चेस्ट में हो, या हो वेजाइना के अंदर। उसके अलावा अगर ये सार बढ़ता रहे, कंट्रोल में ना रहे, तो क्या होता है? उससे कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और ये सार ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? उससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा पेन या दर्द भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता बिल्कुल हो है। सकता है। जब ESR बढ़ता है तो दर्द बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर होता है। हमें कारण नहीं पता होता, फिर भी बॉडी में दर्द होता रहता है। वो होता है बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। तो ये आप यहां से देख के उसको बता सकते हैं कि आपको इसको क्या इस पे काम करना है या नहीं करना है। हेमंत सर, कोई सवाल इसमें? नहीं, बस सर एक-एक करके आप अगर बता देंगे हम्म, कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाए कीवा के प्रोडक्ट के साथ। बिल्कुल सर। देखिए, अगर मैं एमसिस के अंदर प्रॉब्लम है ना, चाहे बीटा हार्मोन्स हो, रिफ्लेक्ट हुँ, प्रोटीन की बातें नहीं करेंगे, वो हमारे काम का नहीं है, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। हाँ, फिब्रिनोजन का अगर प्रॉब्लम है, या सेडिमेंटेशन रेट है, इन्फेक्शन है, तो इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले हम रिकमेंड करेंगे फेमेनाइन ड्रॉप। क्या देंगे सर? फेमिनाइन ड्रॉप, उसके साथ हम देंगे ल्यूकोरिया केयर टैबलेट। क्या देंगे? लिकोरिया केयर क्योंकि तीनों टैबलेट, प्रॉब्लम है तो क्या होगा? तीनों में इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ल्यूकोरिया हो सकता है। उसके साथ साथ हम देंगे मेंस्ट्रुअल केयर। क्या देंगे? मेंस्ट्रुअल केयर, और अगर बजट है तो ऐड कर दो लेडी केयर। क्या ऐड कर देंगे सर? लेडी केयर जूस, लेडी केयर जूस नहीं आता सर, सिरप आता है मतलब सर। सिरप सिरप ओके, हाँ जी। और अगर और भी अच्छा बजट है तो ऐड कर दो वुमेन हेल्थ जूस। ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को नॉर्मल करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए, ताकि महिलाओं का संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनको इन्फेक्शन ल्यूकोरिया भी ना होवे। ठीक है साहब? बिल्कुल, हेमंत सर, कोई परफेक्ट। सवाल क्लियर हो गया? नो सर, नो क्लियर, क्लियर। ओके। कुछ क्लियर नहीं हुआ? नो क्लियर बोला आपने? सर सर क्लियर हो चुका है, ओके। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये बताना ना, बहुत अच्छी समझना तरह बहुत से एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है। किया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेल्स के ऊपर, पुरुष के ऊपर। और पहला जो रिपोर्ट मिलता है हमें, वो मिलता है प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और पहले बात करते हैं प्रोस्टेट क्या होता है। हेमंत सर, कुछ आइडिया? प्रोस्टेट सर, प्रोस्टेट जेंट्स में एक, पाया। हाँ हाँ, जी, मतलब जेंट्स के अंदर पेशाब होता की। है। और हाँ, इसको बोलते हैं, ये होती है ग्रंथि। ये होती है, ग्रोथ। एक ग्लैंड होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है प्रोस्टेट। ये क्या करता है? ये ब्लैडर को खाली करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाए, जो ग्रंथि है वो बढ़ जाए, वहां पे रुकावट आ जाए, तो क्या होगा? जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली खाली नहीं होगा, यानी उस इंसान को पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, पेन भी हो सकता है। उसके अलावा जो प्रोस्टेट हो क्या करता है? प्रोस्टेट पुरुषों के स्पर्म का जो लिक्विड पार्ट है उसको बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाता है सर ये? स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। स्पर्म नहीं सर, स्पर्म का लिक्विड पार्ट बनाता है प्रोस्टेट। स्पर्म तो बनते हैं टेस्टिस के अंदर, अंदर बनते हैं, लेकिन वो होते हैं सॉलिड। लेकिन जब वो स्पर्म मिलते हैं प्रोस्टेट से, तो वहां पे क्या होता है? उस स्पर्म के अंदर आ जाता है लिक्विड पार्ट जो बनाता है प्रोस्टेट। तो अगर किसी पुरुष को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? उसका स्पर्म में लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा। उससे क्या होगा?
वो शायद कंसीविंग महिलाओं को ना करवा पाए, दैट मे कॉज इम्पोर्टेंसी इन द मेल, पुरुषों के अंदर बांझपन वो कॉज कर सकता है। उसके अलावा ब्लैडर खाली नहीं होगा तो क्या होगा, पेशाब करने में दिक्कत होगी, ब्लैडर भरा रहेगा और इंसान को बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, फिर भी ब्लैडर खाली नहीं होगा। सो दिस इज द रोल ऑफ प्रोस्टेट। अब यहाँ पे पहला टेस्ट हमें मिलता है, वो क्या मिलता है, दैट इज डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ, यानी अगर पुरुषों के अंदर जो प्रोस्टेट है उसका जो ग्रोथ है, जिसकी जो डक्ट है, जो उसका ओपनिंग है, उसमें ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उसका रास्ता ब्लॉकेज हो सकता है। उस ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, यूरिन को पेट या ब्लड को खाली करने में हमें दिक्कत महसूस करना पड़ सकता है। हमारा जो स्पर्म बनेगा उसके अंदर लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। आम भाषा में बात करें तो प्रोस्टेट का बढ़ जाना प्रॉब्लम होता है सर ना, बहुत कॉमन ये। हेलो हेमंत जी। जी सर बहुत कॉमन प्रॉब्लम पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट का बढ़ जाना, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। उसमें क्या होता है, उसको सर, इंसान पहले को तो पेशाब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और अगर उसका एज रिप्रोडक्शन वाला है तो उसका स्पर्म काउंट भी प्रभावित हो सकता है। और एक आपको बताता हूँ डाटा, डाटा ये कहता है कि जिस मेल का, पुरुष का एज जो है वो हो जाता है 40 साल से लेके 55 साल, कितना साल सर, 40 से 55। उनमें 40% पुरुषों को प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो जाता है नेचुरली। जब एज बढ़ता है 55 से लेके 70 साल, तो 70% पुरुषों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, और जब एज होता है 70 से प्लस तो 90% मेल को ये प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 90% लोगों को हो ही जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो क्या है, प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन, यानी प्रोस्टेट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए। कैल्सिफिकेशन मतलब कुछ जो फ्लूइड कंटेंट है वो जम जाए तो क्या होगा, जब वो जमेगा तो ब्लड का जो रास्ता है और ज्यादा बंद हो जाएगा और यूरिन का फ्लो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। और लास्ट में आता है प्रोस्टेटिक प्रोस्टाटाइटिस सिंड्रोम, यानी अगर ये दोनों लक्षण पॉजिटिव आते हैं तो ये क्या कॉज करता है, ये शो करता है कि प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो चुका है। और आप ये रिपोर्ट देखिए सर, ये रिपोर्ट है मिस्टर पी के डीओ का, एज कितना है 71 ईयर, और देखिए क्या हो चुका है, प्रोस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम 52 हो सर, एज चुका है। 52, एज 52 है। 52 है, यानी प्रॉब्लम फिर भी स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने बोला कि जी 40 से लेके 55 साल में कितने परसेंट, 40% को दिक्कत हो जाता है, 40%। 55 से लेके 70 में 70% को, और 70 के बाद 90% लोगों को प्रॉब्लम होता है। और अच्छी बात क्या है कि बहुत कॉमनली ना बोला जाता है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। और प्रोस्टेट कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिससे किसी इंसान की मौत नहीं होती। प्रोस्टेट कैंसर इज द ओनली कैंसर विच डोंट कॉज एनी डेथ। लेकिन इससे क्या होता है, इससे पेशाब करने में दिक्कत होती है, स्पर्म के अंदर लिक्विड कंटेंट कम हो जाता है, यहाँ पे इस एरिया में पेन रहता है, और इंसान का जो बिहेवियर है, मूड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो किसी को अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं, सबसे पहले आपने देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जिंक प्लस टैबलेट। क्या देना है सर, जिंक प्लस टैबलेट। जी। उसके साथ आपने देना है एलोवेरा जूस। क्या देना है सर, एलोवेरा जूस। और साथ में दे दीजिए नोनी जूस। ये तीनों चीजें अगर आप देते हैं ना, तो मैंने पर्सनली बहुत रिजल्ट लिए हैं इसके, कीवा के अंदर भी और पहले भी, ये बहुत शानदार काम करते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम को कंट्रोल रखने में, मिक्चुरेशन को, पेशाब जाने को ईज करने में, और लिक्विड कंटेंट को बढ़ाने में। हिमन जी क्लियर, कोई सवाल सर, नहीं बिल्कुल सर, तो आपने अच्छी तरह से क्लियर किया। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, कंटिन्यू। ओके जी, अब आते हैं मेल सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर, यानी पुरुषों का सेक्सुअल फंक्शनिंग परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। और यहां पे सबसे पहले आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है, टेस्टो स्टीरॉन। ये स्ट्रियोन। क्या है, ये है पुरुषों का गोनेड। क्या है, टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर बनता है
टेस्टोस्टेरोन, ये है पुरुषों का, इसको बोलते हैं मेल हार्मोन। क्या बोलते हैं सर इसको? मेल्स हार्मोन। मेल हार्मोन। पुरुषों के अंदर जो भी पुरुषों वाले गुण होते हैं, दाढ़ी मूछ आना, आवाज भारी होना, बाल आना बॉडी के ऊपर, ये होते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा जो पुरुषों का स्टेमिना होता है, सेक्सुअल टाइमिंग होती है, वो भी डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और यही कारण है कि आपने शायद नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी एज तो अच्छी हो जाती है, 20-25 साल के हो जाते हैं, फिर भी दाढ़ी मूछ उनको बहुत कम आते हैं। ऐसा देखा सर आपने? बिल्कुल देखा है सर। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर ये कम होगा तो दाढ़ी मूछ कम आएंगे, आवाज महिलाओं की तरह पतली रहेगी, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में उनका डाउन हो सकता है। ठीक है सर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोनेडोट्रोपिन, यानी गोनेड्स, यानी वो एरिया जहां पे बनते हैं गोनेड टेस्टोस्टेरोन, और वो होता है हमारा पुरुषों का टेस्टिस। टेस्टिस का हेल्थ कैसा है वो आप यहां से इंडिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लास्ट में आता है इरेक्शन ट्रांसमीटर। क्या आता है सर? इरेक्शन ट्रांसमीटर। पुरुषों के अंदर इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ट्रांसमिशन डाउन है, ट्रांसमिशन कम है, मतलब इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है सर? और उस इरेक्शन प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं? ईटी। ईडी। ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, यानी जो पेनिस है वो प्रॉपरली इरेक्टाइल नहीं हो पाता, उससे क्या होता है? सेक्सुअल परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और मेल्स अपने आप को कमजोर या थका हुआ महसूस करते हैं। तो अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है, टेस्टिस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, या उसका इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको देंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है कटुआबा कैप्सूल। क्या देंगे सर? कटुआबा कैप्सूल। उसके साथ देंगे पावर प्लस जूस या पावर प्लस कैप्सूल, और साथ में आप देंगे कोई भी एक मल्टीविटामिन जिसमें क्या हो? जिसमें हो विटामिन ई की मात्रा ज्यादा, और साथ में आप देंगे जिंक प्लस टैबलेट। क्या देंगे सर? जिंक प्लस। क्यों? और क्योंकि विटामिन जिंक जिंक क्या करता है? जिंक टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है सर? ये टेस्टोमीटर बढ़ाने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर कोई पुरुष चाहता है कि नेचुरली मैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा दूं, तो वो भी बढ़ा सकता है। कैसे? अगर कोई पुरुष अपने थाई रीजन का, कौन से रीजन का सर? हाई रीजन को। थाई रीजन का एक्सरसाइज ज्यादा करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, मेल कैरेक्टर शानदार उसके हो जाते हैं। अगर नहीं कर सकता, वी हैव जिंक प्लस टैबलेट, जो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर है इरेक्शन प्रॉब्लम, तो कटवाबा और पावर प्लस जूस या पावर प्लस टैबलेट, और साथ में डेली प्लस टैबलेट। और यहाँ पे ना, यहाँ पे समझना इंपोर्टेंट ये है कि सबसे इंपोर्टेंट काम करता है यहाँ पे कौन? कटवाबा कैप्सूल। अगर प्रॉब्लम कौन सा? इरेक्शन का। कौन सा प्रॉब्लम है सर? कटुआबा इरेक्शन में काम करता है। इरेक्शन पे काम करता है कटवाबा। मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करता है, बिल्कुल समझाऊंगा। बड़े कमाल का टॉपिक है वो, मेरा फेवरेट टॉपिक है। कटवाबा कैसे हेल्प करता है इरेक्शन को, जानना चाहेंगे सर बढ़ाने में? बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है, पहले समझिए इरेक्शन कैसे होता है। पुरुषों के अंदर इरेक्शन कैसे होता है उसको मैं थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा साइंस है लेकिन फिर भी समझिए, समझ में आ जाएगा। जस्ट ए मिनट सर, स्क्रीन दिख रही है हेमंत जी? जी। देखिए सर, मैं आपको कुछ लिखने वाला हूं, उसको सुनिए ध्यान से। पुरुषों के ब्लड के अंदर होता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं NO। क्या बोलते हैं सर? NO। NO मतलब नो नहीं, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। पुरुषों के खून में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो क्या करता है? जो ब्लड के फ्लो को अच्छा करने में हेल्प करता है। और जब NO के साथ मिल जाता है CGMP, क्या मिल जाता है? CGMP। ये क्या होता है? ये होता है साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो जब NO और CGMP मिलते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो मेल्स का जो मसल्स होता है, क्या होता है सर? मसल्स।
वो रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्स। रिलैक्स हो जाता है, यानी वो खुल जाती हैं, आरामदायक हो जाती हैं। उससे क्या होता है? उससे जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जो पेनिस होता है ना, पेनिस पुरुषों का ऐसा होता है, उसमें होती है 3 ट्यूब। कितना ट्यूब सर? 3 ट्यूब। और तीनों ट्यूब में क्या क्या होता है? ब्लड का फ्लो बेहतर होता है, तो ब्लड ब्लड अंदर पहुंच जाता है। और क्या होता है? ये तीनों ट्यूबें ब्लड से भर जाती हैं और इरेक्शन हो जाता है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इरेक्शन इन मेल। लेकिन किसी पुरुष को अगर स्ट्रेस प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम सर? स्ट्रेस प्रॉब्लम। तनाव रहता हो, डिप्रेशन हो, एग्जाइटी हो, या वो अपने आप को डाउन फील करता हो, तो उससे क्या होता है? उससे उस पुरुष के बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनता है। एंड वो एंजाइम क्या करता है? वो एंजाइम उस आर्टरीज या उस मसल जो रिलैक्स हो रही है उसको कर देता है टाइट। क्या कर देता है सर? टाइम। टाइट। टाइट क्या करता है? टाइट कर देता है। और जब वो टाइट होगा तो क्या होगा? टाइट होगा तो उसके अंदर ब्लड घुसेगा नहीं। और जब ब्लड नहीं घुसेगा तो इरेक्शन भी नहीं होगा। और ये क्या होता है? जब एनओ ब्लड के अंदर मौजूद है, सीजीएमपी भी मौजूद है, लेकिन ब्लड के अंदर आ जाए एक नया एंजाइम, उसको बोलते हैं PDE5। क्या बोलते हैं सर? PDE5। PDE5। ये क्या होता है? ये होता है फोस्फो डाई एस्ट्रेज टाइप 5 एंजाइम। जब ये बन जाता है तो क्या होता है? इससे जो मसल्स हैं वो बन जाती हैं रिजिड, यानी वो कठोर हो जाती हैं। और कठोर होती हैं तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है और इरेक्शन नहीं होता। तो ये है इरेक्शन होने का और ना होने का प्रोसेस। अब आता है रोल ऑफ कटुआबा। कटुआबा क्या करता है, जानना चाहेंगे सर? यस सर। कटुआबा के अंदर होता है एक जड़ी बूटी जिसका नाम होता है हॉर्नी गॉट वीड। क्या होता है? हॉर्नी एंड गिल्ट। हॉर्नी गॉट वीड, जो लाया जाता है चाइना से। कहां से सर? चाइना से। और उस जड़ी बूटी के अंदर होता है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसका नाम होता है इकारिन। क्या होता है? इकारिन। मैं लिख देता हूं, उसका नाम होता है इकारिन। क्या होता है? इकारिन। इकारिन। तो जब किसी को, मेल को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्शन उसका ठीक नहीं है, और वो इंसान लेना शुरू करता है किसको? कटुआबा कैप्सूल को, तो बॉडी में क्या जाएगा? बॉडी में जाएगा हॉर्नी गोटवीड। उसमें क्या है? उसमें है इकारिन। इकारिन क्या करता है? इकारिन जो PDE5 एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है। क्या करता है सर ये? लोड कर देता है। ब्लॉक। ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक। ब्लॉक मतलब उसके काम को बंद कर देता है। और जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? जो हमारी मसल्स हैं उनके अंदर रिलैक्स रिलैक्स आता है, और क्या होता है? ब्लड का सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाता है और इरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोल होता है हॉर्नी गॉटवीड के अंदर मौजूद इकारिन का। क्या करता है? ये PDE5 की एक्टिविटी को बंद कर देता है ताकि हमारी मसल प्रॉपरली रिलैक्स होती रहे और आर्टरीज के अंदर खून जाता रहे और एक्शन प्रॉपर हो जाए। और यही काम करता है एक मेडिसिन आता है एलोपैथ में, उसका नाम होता है वियाग्रा। सुना है सर? बिल्कुल व्याग्र सर। वियाग्रा। वियाग्रा का काम वही करता है वियाग्रा जो काम करता है हमारा कटुआबा कैप्सूल। उसका एक्शन भी सेम है। वियाग्रा भी ब्लड में जाके क्या करता है? ब्लड के अंदर जाके वो PDE5 को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है? इरेक्शन बढ़ जाता है, स्टेमिना, टाइमिंग, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई इंसान लेता है वियाग्रा तो उसको क्या होते हैं? उसको होते हैं बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट। क्या होते हैं सर? CL साइड इफेक्ट होते हैं सर। सर में दर्द होता है, चक्कर आ जाते हैं, इंसान को होश नहीं रहता, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो इंसान ले कीवा का कटुआबा कैप्सूल, तो यहाँ पे क्या है? इसके अंदर होता है हल्का नेचुरल तत्व इकारिन जो धीरे धीरे काम करता है। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता और प्रॉब्लम को अंदर से खत्म कर देता है, स्टेमिना को शानदार बना देता है, इरेक्शन को इंप्रूव कर देता है और परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है। क्लियर सर? बिल्कुल सर। So this is all about our सर ये वुमेन्स के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट ओनली मेल्स के आई थिंक। कटुआबा सर स्पेशली ओनली फॉर मेल्स। पावर प्लस दोनों ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन कटुआबा इज ओनली फॉर मेल्स। ओके। ठीक है सर? तो यहाँ पे काम करेगा जिंक, कटुआबा, पावर प्लस और डेली प्लस टैबलेट। ठीक है मन जी?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़े सर, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। ये बीच का जो था ना, ओके, ग्रोम। गैनोडोट्रोपिन हाँ, गेनोट्रोपिन में एक बार आप थोड़ा सा सर, ये गोनेड्स है। टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, और इसको इसको ठीक कर देता है एलोवेरा जूस और जिंक प्लस टैबलेट। ओके सर, बेटर। ओके, कंटिन्यू। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमें मिलता है पुरुषों के लिए वो है स्पर्म एंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी पुरुषों का जो स्पर्म है या सीमन है उसका हेल्थ या स्वास्थ्य या कंडीशन कैसा है, ये हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो है सीमन वॉल्यूम। क्या है सर? सीमन वॉल्यूम। सीमन क्या होता है? सीमन होता है स्पर्म का लिक्विड पार्ट। कौन सा पार्ट सर? स्पर्म का लिक्विड पार्ट। वो कहाँ बनता है? वो बनता है प्रोस्टेट में, मैंने बताया था। जी। कहाँ बनता है? प्रोस्टेट में। तो अगर बिल्कुल। प्रोस्टेट प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली सीमन का वॉल्यूम, उसका मात्रा, संख्या कम होगा। और जब कम होगा तो क्या होगा? हम पुरुष का स्पर्म गाढ़ा रहेगा, और जब गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा? उसको ट्रेवलिंग करने में दिक्कत होगी और वो अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा। और उससे क्या होगा? उससे वो पुरुष कंसीविंग महिलाओं को नहीं करवा पाएगा। इसको बोलते हैं मेल इंपोर्टेंसी। पुरुष नपुंसकता उसको हो जाएगा। स्पर्म काउंट ठीक आएगा, लेकिन सीमन वॉल्यूम कम है तो क्या होगा? वो स्पर्म ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगा अंडे तक और कंसीविंग नहीं होगा। हेमंत सर, क्लियर या डाउट? नहीं सर, क्लियर। क्लियर। बेशरम बनना पड़ता है सर थोड़ा सा कभी कभी ना। नहीं सर, बिल्कुल। मैं तो फील्ड से हूँ, जी तो ऐसे कई ट्रीटमेंट हुए हैं, हाँ, सफलतापूर्वक अगर हुए हैं। सीमेन वॉल्यूम कम है मतलब स्पर्म काउंट पूरा रहेगा लेकिन फिर भी अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा अगर वॉल्यूम डाउन हो जाए सीमन का, यानी इसका लिक्विड कंटेंट कम हो जाए। दूसरा जो रिपोर्ट मिलता है हमें वो मिलता है लिक्विफाइंग टाइम। क्या मिलता है सर? लिक्विड फाइनिंग टाइम। टाइम यानी कितना जल्दी जो स्पर्म है वो स्पर्म डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है? अगर किसी का लिक्विफाइंग टाइम ज्यादा है यानी वो जल्दी लिक्विड बन जाता है तो क्या होगा? वो स्पर्म ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और अंडे तक पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर लिक्विफाइंग टाइम कम है तो अंडा तक नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म, उसे पहुंचने से पहले क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ स्पर्म्स। नंबर ऑफ स्पर्म्स स्पर्म। यानी एक बार एक हेल्दी मेल जब इजैकुलेशन करता है तो कितने स्पर्म को रिलीज करता है? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ स्पर्म। और ऐसा माना जाता है कि एक हेल्दी अडल्ट जब एक बार करता है इजैकुलेशन तो उसके अंदर कम से कम मिनिमम होते हैं 12 लाख स्पर्म। कितना सर? 12 लाख स्पर्म। अगर उससे कम है तो मतलब स्पर्म काउंट कम है, और उससे क्या होगा? उससे जो स्पर्म्स हैं वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और क्या होगा? मेल इंपोर्टेंसी हो जाएगा। और लास्ट में आता है स्पर्म मोटिलिटी रेट। स्पर्म मतलब वीर्य, मोटिलिटी मतलब उसका मूवमेंट, चलना, रेट मतलब गति। यानी स्पर्म जब रिलीज होते हैं महिलाओं के अंदर तो कितना जल्दी, कितना बेहतर उनका मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म मोटिलिटी रेट। अगर ये रेट कम होगा तो क्या होगा? वो अंडा, वो स्पर्म अंडे तक पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म मोटिलिटी रेट अच्छा है तो क्या है? चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो स्पर्म अंडे तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन कॉज कर दे। तो अगर किसी पुरुष को सीमेन वॉल्यूम प्रॉब्लम है, लिक्विफाइंग टाइम का प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ स्पर्म्स डाउन है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो इसको बेहतर करने के लिए हम उसको सबसे पहले देंगे एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें क्या हो? जिसमें हो विटामिन ई। क्या हो सर? विटामिन ई। क्योंकि सब रोल में ना काम आता है, सीमन वॉल्यूम बढ़ाने में, टाइमिंग बढ़ाने में, स्पर्म बढ़ाने में, मोटिलिटी बढ़ाने में, चारों में काम करता है विटामिन ई। और इसलिए बोलते हैं उसको हम मेल फर्टिलिटी फैक्टर। अगर वो पूरा रहेगा तो स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, टाइमिंग लिक्विफिकेशन का कम हो जाएगा, सीमन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेट जो है वो भी शानदार हो जाता है। और वो किस में होता है? वो होता है हिमालयन बेरी जूस, डेली प्लस टैबलेट, उसके अलावा
नोनी जूस या कोई भी मल्टीविटामिन आप देते हैं उसके अंदर आपको विटामिन ई मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं रिजल्ट शानदार आए, बेहतर आए, तो दीजिए क्या, हिमालयन बेरी जूस, और साथ में दीजिए डेली प्लस टैबलेट प्लस ऐड कर दीजिए एक कैप्सूल आता है मार्केट के अंदर आपको मिलता है, उसका नाम होता है ईवियन कैप्सूल। क्या होता है सर? ईबीओन। ईवीएन कैप्सूल 400 या 600 mg दीजिए 2 या 3 बार, तो क्या होगा, रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत जल्दी, बहुत बेहतर आपको मिलेगा। ईबीओन कैप्सूल सर कौन सा? सर फार्मा स्टोर पे मिलेगा आपको वो, ओके। विटामिन ई होता है उसके अंदर बेसिकली। तो हिमालयन बेरी जूस साथ में डेली प्लस और ईवीएन देंगे तो क्या होगा, कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, टाइमिंग जो मोटिलिटी है उसको इंप्रूव करने में, सीमेन वॉल्यूम को बढ़ाने में। उससे क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी आप क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। तो क्या 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 देंगे सर? हिमालयन बेरी मेरी जूस, डेली प्लस टैबलेट, अगर बजट है तो दे दो नोनी जूस और ऐड कर दो ईवियन कैप्सूल। उसके अलावा शायद कीवा के अंदर भी आता है विटामिन ई, अलग से आता है सर। विटामिन पहले आता था, अभी नहीं आ रहा सर। अभी नहीं आता तो ऐड कर दो क्या, ईवियन कैप्सूल। आपको मिलेगा शानदार, बेहतरीन, कमाल का रिजल्ट विद इन 3 मंथ। कितना मंथ सर? 3 मंथ रेगुलर। 3 महीने में रेगुलर चलवा दो, स्मोक का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, स्मोक काउंट बढ़ जाएगा, मोबिलिटी बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज कोएंजाइम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। क्या है सर? कोएंजाइम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, और यहां पे मिलता है हमें सबसे पहले निकोटीनामाइड। क्या मिलता है सर? निकोटीमामाइन। निकोटीनामाइड। ये क्या होता है, कुछ आइडिया सर हेमंत जी? नहीं सर। निकोटीनामाइड क्या होता है? ये एक्चुअली होता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, इसको बोलते हैं विटामिन बी 3। क्या बोलते हैं? B3, विटामिन B3। नियासिन, जो हमने शायद पढ़ा भी था 3 दिन पहले, उसी जी। से नियासिन से बनता है निकोटीनामाइड। और ये क्या करता है, ये हमारे डीएनए को नुकसान से बचाने में हेल्प करता है, डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत शानदार रोल प्ले करता है, और हमारी बॉडी के अंदर ये नर्वस सिस्टम को भी अच्छा बनाए रखता है। तो अगर किसी का निकोटीनामाइड का लेवल डाउन हो जाए तो क्या होगा सर, उसका इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है, उसको नर्वस पेन, नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसको डीएनए में प्रॉब्लम आ सकती है। उन सबको आप क्योर कर सकते हैं बाय गिविंग निकोटीनामाइड यानी विटामिन बी 3, जो आपको मिल जाता है कहां से, हिमालयन बेरी, डेली प्लस, नोनी, मल्टीविटामिन, स्पायरुलिना, इन सब से आपको मिल जाता है निकोटीनामाइड। नेक्स्ट आता है बायोटिन। क्या आता है सर? बायोटीन। और बायोटिन स्पेशली इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए। किसके लिए सर? बालों के लिए। जब भी बात आती है बालों की, एक ही नाम सामने आता है, दैट इज बायोटिन। अगर किसी पुरुष के अंदर, महिला के अंदर बायोटिन कम है तो क्या होगा, उसके बाल बहुत जल्दी टूटेंगे, झड़ेंगे, वो गंजा बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बायोटिन ज्यादा है तो क्या होगा, बाल कम से कम झड़ेंगे, जल्दी से सफेद नहीं होंगे और रहेंगे स्वस्थ और शानदार। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप दीजिए बायोटिन। और वहां पे वो कहां मिलता है आपको, वो मिलता है आपको HSN में। कहां पे मिलता है सर? HSN में। ये क्या है? हेयर, स्किन, नेल, आता है कुछ हमारे पास नहीं सर? बिल्कुल है सर, टेबलेट है। उसमें होता है बायोटिन, उसको उठा के देखना। उसके अंदर बायोटिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। बायोटिन के अलावा उसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और भी होते हैं, लेकिन बायोटिन उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बालों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या आता है सर? पेंटो। पेंटोथेनिक एसिड। और ये भी क्या है, ये भी पार्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इसको बोलते हैं विटामिन B5। क्या बोलते हैं? विटामिन B5। और ये क्या करता है, ये भी हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं, उन सेल की जो सेल वॉल है उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ को अच्छा करता है, और हम जो खाना खाते हैं उसको बेहतर तरीके से पचाने में हेल्प करता है पेंटोथेनिक एसिड। उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। और ये आपको मिल जाता है कहाँ पे, डेली प्लस में, हिमालयन बेरी में, नोनी में, स्पाइरुलिना में, या किसी भी मल्टीविटामिन में आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉलिक एसिड। क्या आता है? फोलिक एसिड।
और इसका हमारे पास आता है अलग से सप्लीमेंट, फोलिक एसिड हमारे पास अलग से आता है। और ये क्या करता है, इससे क्या होता है, अगर फोलिक एसिड कम हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो हो सकता है अनीमिया, क्या हो सकता है, एनीमिया। उसके अलावा क्या हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी मसल्स, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो प्रभावित हो सकता है, हमारी बॉडी का सिग्नलिंग पावर भी कमजोर हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो दीजिए उसको फॉलिक एसिड टैबलेट सुबह शाम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोएंजाइम Q10, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, हमारा हार्ट प्रभावित हो सकता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो अगर किसी का बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, एनर्जी लेवल डाउन है, हमेशा थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, या इम्यूनिटी कमजोर है, तो आप दे सकते हैं कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। और लास्ट में आता है ग्लूटाथियोन, क्या आता है सर, ग्लूटाथियोन। और ग्लूटाथियोन क्या है, ये स्पेशली एक कोएंजाइम है जो हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है सर, ये पाया लीवर के जाता अंदर। है लीवर के अंदर। और ये बचाता है हमारे लीवर को हर प्रकार के नुकसान से, और स्पेशली बचाता है हमें ये कैंसर से। अगर हमारे बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर ग्लूटाथियोन की मात्रा पूरी है तो हमें कैंसर शायद ना हो, हमारा लीवर हेल्दी रहे, हमारी इम्यूनिटी शानदार ये कर देता है। और ये इसका हमारे पास कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट करता है हमारा मिल्क थिसल ड्रॉप और डिटॉक्सी प्लस। आप दे सकते हैं अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इस लेवल को बूस्टअप करना है, लीवर को सपोर्ट करना है, अपने आप को रखना है एक्टिव और हेल्दी। तो सर हेमंत जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।